बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। है महाकाली, मैं अपने नसीबों से लड़ रहा हूँ, तुझे खुश करने के लिए इंसानों की बलि दे रहा हूँ, फिर भी ये टेलीपैथी का इल्म मुझसे दूर होता जा रहा है। सुनो शार्पर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वक्त देता हूँ, आराम करो और मेरे दिमाग में आकर वो तरीका लिखवाओ। राब्ता ख़त्म हो गया। वो शख्स ट्रांसमीटर लेकर कमरे से चला गया। शार्पर ने आंखें बंद कर दी। मैंने उसे थपक थपक कर आधे घंटे के लिए सुला दिया। मैं उस आधे घंटे में गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद गुलाम के साथ निकल पड़ा। गुलाम ने कार की स्टीयरिंग सीट संभाली। मैंने उसे फ्लाइंग क्लब चलने के लिए कहा, फिर रसवंती को मुखातिब किया। वो तिल अबीब में अपने बेटे के साथ लगी हुई थी। मैंने कहा, तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए, बेटा खैरियत से है। अल्लाह ने चाहा तो इसे ज़रा सी खराश नहीं आएगी। तुम घंटे 2 घंटे के लिए बेटे को छोड़ दो। क्या काम है? मैं हेलीकॉप्टर में पायलट की सीट पर रहूँगा, ऐसे में ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। तुम शार्पर के पास रहो, वहाँ जो कुछ होता रहे मुझे उससे बाखबर रखो। अच्छी बात है, मुझे वहाँ के हालात बताओ। मैं उसे तमाम हालात बताने लगा। उसने सुनने के बाद कहा, पहले मैं शिबा के पास जा रही हूँ, उसे पारस के पास भेजूँगी, फिर मैं शार्पर के पास जाऊँगी। वो चली गई। मैंने पूमी के हालात मालूम किए। वो फर्नांडो के यहाँ आराम से थी। मैंने कहा, मैं शायद 2 घंटे तक ख्याल ख्वानी ना कर सकूं। कोई ज़रूरी बात हो तो मोरनिया से कहना मुझसे दिमागी राब्ता कायम करे। हम फ्लाइंग क्लब पहुँच गए। वहाँ मैंने ज़रूरी कागजात दिखाए। कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाइयाँ हुईं, फिर मुझे वो हेलीकॉप्टर ले जाने की इजाज़त दे दी गई। 10 मिनट बाद ही हम उसमें परवाज़ कर रहे थे। मैं गुलाम बाकी को हेलीकॉप्टर के अंदरूनी निज़ाम के मुतालिक बताता जा रहा था और ये भी समझाता जा रहा था कि किस तरह उसे पायलट की सीट पर आकर परवाज़ करना चाहिए। आधे घंटे के बाद रसवंती ने कहा, फरहाद, इस मशीन को ऑपरेट करने का जो तरीका एक कागज़ पर लिखा हुआ था, वो कागज़ शार्पर की जेब में नहीं है। वजाहत से बताओ। जब शार्पर नींद से बेदार हुआ तो एक डॉक्टर उसके मुआयने के लिए आया था। मैं ऐसे वक्त मौजूद थी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के ज़रिए उसके सीने पर इधर से उधर हाथ रखकर मुआयना कर रहा था। उसी वक्त उसने बड़ी सफाई से वो कागज़ निकाल लिया। शार्पर को शायद पता ना चलता, लेकिन मैंने उसके दिमाग में रहकर यह हरकत देख ली। मैंने कहा, इसका मतलब है वो डॉक्टर नहीं बल्कि बहराम का भेजा हुआ आदमी था। यही बात है, वो गूंगा बना हुआ था, जबकि डॉक्टर मरीजों से उनकी हालत पूछते हैं, कुछ बातें करते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, लेकिन वो ज़ुबान नहीं खोल रहा था। जब उसने शार्पर की जेब से वो कागज़ निकाला तो अपनी जेब में रखने लगा और शार्पर ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसका हाथ पकड़ लिया। पूछने लगा, तुम कौन हो? तुमने मेरी जेब से वो कागज़ क्यों निकाला है? डॉक्टर ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, फिर अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। शार्पर ने लेकर पढ़ा। मैंने उसके ज़रिए मालूम किया कागज़ पर टाइप की हुई तहरीर थी और वो तहरीर बहराम की तरफ से थी। उसने लिखा था, ये मेरा ख़ास आदमी है, इसे कागज़ ले जाने दो, बोलने पर मजबूर मत करो। तहरीर के नीचे बहराम का नाम लिखा हुआ था। शार्पर ने जल्दी से उठकर दूसरों को आवाज़ें दी और डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर पूछा, मैं कैसे यकीन करूं इसे बहराम ने लिखा है? दूसरे कमरे से बहराम के आलाए कार दौड़ते हुए आए। जब उन्हें मालूम हुआ कि डॉक्टर शार्पर की जेब से एक कागज़ निकालकर लेके जा रहा है तो उन्होंने उसे रिवॉल्वर के निशाने पर रख लिया। उसने एक और पर्ची निकालकर एक शख्स को दी। उसमें पैगाम लिखा हुआ था, अगर बात बिगड़ जाए तो मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करो। रसवंती ने मुझसे कहा, अब वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा है। डॉक्टर गूंगा बना हुआ है और वो कागज़ ले जाएगा। मैं इसका ताकुब किस तरह कर सकती हूँ? तुमने वहाँ कितने आदमियों की आवाज़ें सुनी हैं? दूसरे कमरे से आने वाले 2 आदमी बोल रहे थे। एक के दिमाग पर कब्जा जमाओ और उसे बाहर ले जाओ। अगर डॉक्टर किसी गाड़ी में आया है तो मजबूरी है, कागज़ ले जाने दो। सिर्फ गाड़ी का रंग, उसका मॉडल और उसका नंबर याद कर लो। मैं 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचने वाला हूँ, शायद उसके मुतल्लिक कुछ मालूम कर सकूँ। वो एक शख्स के दिमाग पर काबिज़ हो गई, उसे कमरे से बाहर ले गई। वो मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे पर आया। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। रसवंती उसके ज़रिए देख रही थी। एक बच्चा बहुत शरीर था। अचानक उसे एक तदबीर सूझी। उसने उस आदमी के ज़रिए उस बच्चे को मुखातिब किया। बच्चा बात करने लगा। रसवंती ने फ़ौरन ही उस शख्स को वापस मकान में पहुंचा दिया। उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो अपने होशो हवास में भी था और ये भी समझ रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से गया था और वहाँ से वापस आया है। और शार्पर के आसपास पहरा देने वाले लोग ऐसा करते आ रहे थे। कभी मकान के बाहर जाकर दूर दूर तक देखते थे, फिर अंदर आकर बैठ जाते थे। ये उनकी ड्यूटी थी,
लिहाजा इस शख्स को शुबा नहीं हुआ कि किसी टेलीपैथी वाले ने उसे अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर पहुंचा दिया है। रसवंती उस बच्चे के दिमाग में पहुंच गई, उसे गाड़ी की पिछली सीट पर पहुंचा दिया और दरवाजे को अंदर से बंद किया। इस बच्चे को दोनों सीटों के दरमियान छुप कर रहने पर मजबूर किया। वो कोई 10 बरस का बच्चा था, आदतन बहुत शरीर था, उसे ये अच्छा लग रहा था। उधर ट्रांसमीटर के जरिए तस्दीक हो गई थी कि बहराम गंगूली ने इस जाली डॉक्टर को इसी मकसद के लिए भेजा है, लिहाजा उसे कागज़ ले जाने दिया जाए। वो डॉक्टर अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया, दरवाजे को बंद किया और फिर उसे स्टार्ट करने के बाद तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ चला गया। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। बच्चा सर उठाकर देखना चाहता था, लेकिन रसवंती ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ज़रा देर बाद ही उस जैली डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो, साइलेंट गाय कॉलिंग, हेलो हेलो, साइलेंट गाय कॉलिंग। रसवंती को मालूम हो गया कि ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू हो रही है। वह अब जैली डॉक्टर के दिमाग में पहुंच सकती थी, लेकिन बच्चे के पास ही रही। इस बात का अंदेशा था कि वो उठकर सीट पर बैठ जाएगा या कोई शरारत करेगा। इस जैली डॉक्टर को दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। वो फिर कह रहा था, हेलो हेलो, किसी अंदेशे की बात नहीं है, मैंने एक ज़रा ज़ुबान नहीं खोली, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, हत्ता के खांसने और खंकारने की आवाज़ भी कोई नहीं सुन सका। पहले अंदेशा था कि टेलीपैथी जानने वाले इन पहरेदारों के दिमागों में हो सकते हैं जो शार्पर के आसपास हैं, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे बोलने पर मजबूर नहीं किया और मैं अकब नुमा आईने में देख रहा हूँ कोई गाड़ी मेरे ताकुब में नहीं है। उसने बार बार यकीन दिलाने के बाद पूछा, मुझे बताया जाए कि इस कागज़ को कहाँ पहुँचाना है। बड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। कोई औरत कह रही थी, ओटावा साउथ स्ट्रीट नंबर 34 में जाओगे, तुम्हारे लिए ग्रीन बैंगलो का दरवाज़ा खुला होगा, दैट्स ऑल। राबता ख़त्म हो गया। रसवंती उस बच्चे को छोड़कर डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गई। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ बस्ती की पेचीदा गलियों से गुजरकर बड़ी शाहराह पर पहुंच रहा था। दूसरी गाड़ियां तेज़ी से गुजर रही थीं। अभी उसके गुजरने के लिए सिग्नल नहीं मिला था। उधर वो बच्चा पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। डॉक्टर ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, लेकिन रसवंती ने फ़ौरन पलटने का मौका नहीं दिया। उसने धीरे धीरे सर घुमाकर देखा। उस वक्त तक बच्चा निकल चुका था, सिर्फ दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, ताज्जुब है, ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। उसने अगली सीट से उठकर पीछे देखा, कोई नज़र नहीं आया। वो बच्चा इतनी देर तक कार में सफ़र करने की वजह से बहुत खुश था, उछलता कूदता अपनी बस्ती में वापस जा रहा था। रसवंती ने डॉक्टर की सोच में कहा, हो सकता है मैंने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद ही ना किया हो। वो पिछले दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके अपनी सीट पर बैठ गया। सिग्नल मिल रहा था, गाड़ी स्टार्ट की, आगे बढ़ गया। रसवंती मेरे पास आकर ये बातें बताने लगी। मैंने खुश होकर कहा, तुमने एक बच्चे के ज़रिए उसका ताक़ुब करके बड़ी जहानत का सबूत दिया है। वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर इनाम दो, क्या चाहती हो। मुझे अपने बेटे के पास जाने दो, इतनी लंबी ड्यूटी नहीं करूँगी। तुम बेटे के लिए पागल हो। अच्छा जाओ, पहले इस औरत के पास पहुँचो जो ट्रांसमीटर पर जवाब दे रही थी। अगरचे परवाज़ के दौरान मुझे ख्याल ख़वानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चंद सेकंड के लिए तुम्हारे साथ उसके दिमाग में पहुंचकर वापस आ जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। मैं उसके ज़रिए इस औरत के दिमाग में पहुंचा, उसके लबो लहजे को याद किया, फिर वापस आकर बोला, एक काम और करो, शिबा के पास जाओ, उसे भी डॉक्टर और इस औरत के पास पहुंचाओ, फिर चली जाना। फरहाद, आजकल शिबा बहुत नखरे कर रही है। दूसरा, पारस के साथ इस तरह लगी हुई है कि हम में से किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देती, ना ही वो हमारे काम आना चाहती है। शिकायत करने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, तुम भी अपने पारस के साथ इसी तरह लगी रहती हो। तुम्हें मेरा काम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझ में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं शादीशुदा हूँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, उसने अभी तक शादी नहीं की। जन्म देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर उसके अंदर इतनी ममता कहाँ से आ गई। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जानता था शिबा किस तरह दिल की गहराइयों से पारस अव्वल को चाहती है और उसके लिए ऐसी माँ बन गई है जो अपने बच्चे को दुनिया का अजीम तरीन इंसान बनाना चाहती है, और ये कारनामा वो मेरे लिए अंजाम दे रही है ताकि मैं उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करूं, इस बात को तस्लीम करूं कि उसने सही मानों में सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं की, मेरे बेटे को भी भरपूर ममता दी है। अब ये बात मैं रसवंती से साफ तौर पर नहीं कह सकता था। मैंने कहा, अगर वो पारस अव्वल के लिए भरपूर ममता दे रही है तो इसमें तुम्हारा ही भला है, तुम इस बहस में ना पड़ो। वो नखरे करती है तो करने दो, उसे इतना बता दो, मैं 1 घंटे के अंदर ओटावा पहुंचने वाला हूं। इसके बाद वहां के मामलात खुद संभाल लूँगा।
फिर वो अपने बेटे पारस अव्वल के साथ लगी रहे। अच्छी बात है, जा रही हूँ। वो चली गई। मैं गहरी सांस लेकर दूर बस्ती की तरफ देखने लगा। हम ओटावा के करीब पहुंच रहे थे। दो अदद पारस ने यूं तो सभी को उलझा कर रख दिया था, लेकिन उनकी माँ ने मुझे ज़्यादा उलझाया हुआ था। रसवंती अपने बेटे के पास चली गई। शिबा बहालत मजबूरी थोड़ी देर के लिए पारस अव्वल को छोड़ कर आएगी, लेकिन उसके नखरे ये थे कि मुझसे बराह रास्त राब्ता नहीं रखेगी और ना ही मुझे बताएगी कि वो जैली डॉक्टर और उस ट्रांसमीटर पर बोलने वाली के पास पहुंचकर क्या कुछ मालूमात हासिल कर रही है। वो ये सब कुछ सोनिया को जाकर बताएगी और मुझे सोनिया से मालूम करना होगा। हर शहर के फ्लाइंग क्लब में फर्नांडो की कारें मौजूद रहती थीं ताकि हेलीकॉप्टर से उतरकर किसी टैक्सी वगैरह का मोहताज ना होना पड़े। मैंने गुलाम से कहा, तुम कार ड्राइव करो, हमें मैक्सिकन सिटी जाना है। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ। वो इत्मीनान से ड्राइव करने लगा। मेरे सामने दो टारगेट थे, एक जैली डॉक्टर और दूसरी वो औरत जिसने डॉक्टर को ग्रीन बंगलो में जाने की हिदायत की थी। इसका मतलब था कि वो औरत भी कुछ अहमियत रखती है, लेकिन मैं पहले डॉक्टर के पास पहुंचा ताकि उस कागज़ के लेन देन के बारे में मालूम कर सकूं। वो डॉक्टर ग्रीन बंगलो से वापस आ चुका था। वो कागज़ किसी के हवाले कर चुका था। अब जिसके भी हवाले किया होगा मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो ग्रीन बंगलो से बाहर आ गया था। उसे दोबारा वापस ले जाता तो दुश्मनों को शुबा हो सकता था। वैसे शिबा ऐन वक्त पर पहुंची होगी। उसने मालूम किया होगा कि वो कागज़ किसके हवाले किया गया था, और जिसके हवाले किया होगा शायद उसके दिमाग तक पहुंच गई हो। ये बाद में मालूम किया जा सकता था। मैं इस ट्रांसमीटर पर बोलने वाली औरत के पास पहुंच गया। वो एक लेडी डॉक्टर थी, दिमागी अमराज के इलाज में स्पेशलिस्ट थी। पहले तो मैंने सोचा कहाँ पहुंच गया हूँ। वो एक अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरती हुई अपने चैम्बर की तरफ जा रही थी। मैं सहूलत से उसके दिमाग को पढ़ने लगा। पता चला उसका बहराम गंगूली से ताल्लुक़ है। पिछली रात से वही शार्पर के इलाज के लिए नुस्खे लिख रही थी। वो खुद शार्पर का मुआयना करने इस जगह नहीं आई थी, कोई दूसरा डॉक्टर था। उसने शार्पर के मुतालिक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक उसने शार्पर को ऐसी दवाइयाँ दी थीं कि सुबह तक उसकी तबीयत संभल गई थी और वो ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया। बहरहाल शार्पर को मौजूदा खुफिया अड्डे से निकालकर जिस जगह पहुंचाया जाने वाला था वहां इस लेडी डॉक्टर को भी उसके पास रहना था। मैंने गुलाम बाकी से कहा, गाड़ी किसी और जगह पार्क करो, अभी हम इस बस्ती में नहीं जाएंगे। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। पहले इरादा था शार्पर को वहां से अगवा करके ले जाऊंगा। इस तरह मेरे हाथ में दो ज़बरदस्त मोहरे होते। शार्पर और मोरीना दोनों ही मशीन ऑपरेट करना जानते थे और दोनों बहराम के हाथ उस वक्त तक ना आते जब तक मेरी गिरफ्त मजबूत रहती। अब उसे अगवा करने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। पहले इस लेडी डॉक्टर के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करना थी कि मैं उसके दिमाग में रहकर शार्पर को उसके हवाले करके क्या फ़ायदे हासिल कर सकता हूँ। इस लेडी डॉक्टर का नाम मैनी वॉकर था। वो 32 बरस की थी, लेकिन खुद को बना सवार कर रखती थी। अच्छी खूबसूरत थी, देखने में 20 बरस से ज़्यादा की नहीं लगती थी। जाहिर है बहुत ज़्यादा पुरकशिश होगी, इसलिए देखने वाले इसकी उम्र का अंदाज़ा कम से कम करते होंगे। जराइम की दुनिया में ऐसी ही औरतें कामयाब होती हैं जो अपनी उम्र को ज़ुबान से कम नहीं बताती, बल्कि वर्जिश और योगा के ज़रिए सचमुच स्मार्ट और हसीन बनकर रहती हैं। वो किसी नामालूम शख्स के लिए काम करती थी। उसे कभी सामना नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी थी। उसके अहकामात पर अमल करती थी। उस शख्स ने उसे पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया था। वो एक नाकाम डॉक्टर थी, दिमागी अमराज के इलाज के सिलसिले में स्पेशलिस्ट नहीं थी। उस शख्स ने उसे स्पेशलिस्ट की बाकायदा सनद दिलवाई थी। उसे वहाँ के बहुत बड़े हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर बना दिया था। वैसे ये सब कुछ दिखावे के तौर पर था। अंदरूनी बात यह थी कि उसे उस शख्स की तरफ से $10,000 महाना मिलते थे। रिहाइश के लिए एक बंगला मुफ्त मिला हुआ था, एक खूबसूरत सी कार भी थी। इसके अलावा भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो मिल जाती थी। जो मसला होता वो हल हो जाता, और ये वही शख्स करता था। उसने कह दिया था, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, कभी मुझे देखने या मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश ना करना, वरना बुलंदी से पस्ती की तरफ ऐसे फेंकूंगा कि दूसरी सांस नहीं ले सकोगी। लेडी डॉक्टर मैनी वॉकर के ख्यालात पढ़कर मालूम हो रहा था कि हमारे मुकाबले पर कोई पुरअसरार शख्स आ रहा है, और हम ऐसे पुरअसरार दुश्मनों से तंग आ चुके थे। अगर इस ट्रांसफार्मर मशीन का मसला ना होता और यह अंदेशा ना होता कि अब यक्के बाद दीगरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते रहेंगे, तो हम इन सारे मामलात से किनारा कश हो जाते। कम से कम एक तवील अरसा रसवंती और अपने बच्चों के साथ गुजारता। बच्चों इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक दिया था मगर दो हो गए थे।
जब बहराम गंगूली जैसा 2 टके का जादूगर खुद को 1 से 6 बना सकता है तो कुदरत मेरे लिए 1 से 2 बच्चे क्यों ना बनाती। इंसान की सन्नाई और कुदरत की सन्नाई में यही फ़र्क है। वो 6 अदद फरेबे नज़र थे और मेरे 2 अदद जिंदा जावेद हकीकत थे। वो मशीन ऑपरेट करने वाला कागज़ लेडी डॉक्टर के पास पहुंचने वाला था और उसके हाथ से उस पुरअसरार शख्स तक जाने वाला था। मैंने लेडी डॉक्टर मैनी वॉकर के ख्यालात कुछ और तवज्जो से पढ़े। उसके दिमाग की कुछ और गहराई में उतरा तो पता चला शार्पर ने जिस कागज़ पर मशीन को ऑपरेट करने का तरीका लिखा है वो कागज़ लेडी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उसकी फोटोस्टेट कॉपी पहुंचेगी और असल कागज़ बहराम गंगूली के पास जाएगा। ये कोई चक्कर था। उसकी फोटोस्टेट कॉपी क्यों करवाई जा रही थी और वो कॉपी लेडी डॉक्टर के पास पहुंचने वाली थी, यानी लेडी डॉक्टर की पुश्त पर जो नामालूम शख्स था वो बहराम गंगूली से ताउन कर रहा था। उसके लिए ऐसे आदमी फराहम कर रहा था जो शार्पर की हिफाजत भी कर सकें और उसकी तहरीर करदा कागज़ को उसके पास पहुंचा सकें। लेकिन यूं ताउन करने के दौरान वो नामालूम शख्स उसकी फोटोस्टेट कॉपी अपने पास मंगवा रहा था। अब कोई नया और पेचीदा चक्कर चल पड़ा था। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर पूछा, शिबा की रिपोर्ट सुनाओ। तुम लेडी डॉक्टर मैनी वॉकर के दिमाग में पहुंचकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुमने इस जैली डॉक्टर के ज़रिए कुछ मालूम नहीं किया है, शायद देर से पहुँचे होगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। क्या इस जैली डॉक्टर के बारे में कोई अहम बात है? कोई ख़ास बात नहीं है। वो ग्रीन बंगलो में गया था, वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई थी। उसने शार्पर का तहरीर करदा कागज़ उसके हवाले कर दिया, फिर वापस चला गया। शिबा उस शख्स के दिमाग में भी पहुँच गई थी। वो कागज़ लेकर दूसरे कमरे में गया था, वहाँ उसने फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ बनाई थीं। फिर उसने असली तहरीर को एक लिफाफे में रखा था और इस लिफाफे पर यह पता लिखा था, मिस्टर गंगूली, 37 कैनेडी एवेन्यू, मोसोनी सिटी। मैं समझ गया। मैंने बहराम गंगूली के जो 3 अड्डे कनाडा में दरियाफ्त किए थे उनमें से ये दूसरा अड्डा था। खलीज हडसन के इंतहाई जनूबी साहिल पर एक शहर था जिसका नाम मोसोनी था। उसी शहर के कैनेडी एवेन्यू में हाउस नंबर 37 में गंगूली रहता होगा। इस लिफाफे पर लिखे हुए एड्रेस के मुताबिक वहां तक पहुंचना कुछ मुश्किल ना था। मैंने उसके आलाए कारों के ज़रिए कुछ मालूमात हासिल की थी। मोसोनी शहर से ज़रा फासले पर एक आबशार था। उस आबशार के साए में गार था और इस गार में सांपों की बहुतात थी। अंदाज़ा था कि बहराम गंगूली शायद इन्हीं सांपों वाले गार में रहता है। बहरहाल ये तो मोसोनी शहर पहुंचकर ही मालूम हो सकता था। मैंने गुलाम से कहा, वापस फ्लाइंग क्लब चलो। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर वापस फ्लाइंग क्लब की तरफ मोड़ते हुए पूछा, मेरे आका, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मेरे साथ रहकर आज़ादी से गुफ्तगू किया करो। हम यहाँ शार्पर को अगवा करने आए थे, फिर वापसी का मतलब क्या है? मुझे बहराम गंगूली के ठिकाने का इल्म हुआ है। शार्पर से ज़्यादा अहम बहराम है। उसने जहाँ पनाह ली है वहाँ छापा मारना चाहता हूँ। आधे घंटे बाद हम अपने हेलीकॉप्टर में परवाज कर रहे थे। मैंने गुलाम बाकी को पायलट सीट पर बिठा दिया था और उसे अमली तरबियत दे रहा था। अगरचे ये गैर कानूनी था, लेकिन मुझे अपने आप पर एतमाद था कि मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए गुलाम बाकी के दिमाग को कंट्रोल में रखूँगा। वो कोई गलती नहीं कर पाएगा और ऐसा ही हो रहा था। वो बहुत खुश था, एक पायलट के फ़राइज़ अंजाम देते हुए मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने कहा, अपने काम की तरफ तवज्जो दो वरना सीख नहीं सकोगे। फिर मैंने पूमी से रब्ता कायम किया। उससे कहा, मैंने वादा किया था हम तमाम दिन एक दूसरे से अलग रहेंगे, रात को इसी होटल में आकर मिलेंगे। शायद ऐसा ना हो सके। बहराम गंगूली के नए अड्डे का इल्म हुआ है। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें मायूस भी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ बड़ी से बड़ी मुहिम में शरीक होना चाहती थी ना, अब वक्त आ गया है। वो खुश होकर बोली, क्या वाकई? हाँ, तुम अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए मोसोनी फ्लाइंग क्लब पहुँचो। मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। इससे पहले इस बात का यकीन कर लो कि मेरे दोस्त फर्नांडो के यहाँ मोरिना हर तरह से महफूज है और किसी की नज़रों में तो नहीं आएगी। मैं अभी फर्नांडो से बात करती हूँ, वो मैं कर लूँगा। तुम मोरनिया को समझाओ कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी वो रिहाइश गाह से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी की नज़रों में आएगी। मैं फर्नांडो के पास पहुँच गया। उसे मुखातिब करते हुए बोला, भाई तुमसे बड़ी जिम्मेदारी वाला काम लेना है। तुम मुझसे जान मांगो, अगर ना दूँ तो ये गैर जिम्मेदारी होगी। मैं इतनी कुर्बानी नहीं चाहता। मोरिना तुम्हारे यहाँ मुकीम है, पूमी अभी वहाँ से निकलने वाली है। तुम्हें सारी मसरूफियात छोड़कर इसी रिहाइश गाह में रहना है और मोरिना पर नज़र रखना है ताकि वो किसी की नज़रों में ना आए और ना ही इस रिहाइश गाह से बाहर निकले।
मैं उसकी निगरानी की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरे काबू से बाहर ना होने पाए। वो टेलीपैथी जानती है, हो सकता है उसकी जहनी रो बहक जाए और वो तुम्हें ट्रैप करके निकलना चाहे। मैं मौसोनी शहर में आसपास ही के इलाकों में रहूँगा। तुम किसी तरह भी मुझसे रब्ता कायम करने की कोशिश करना। मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं वक्तन फ़वक्तन तुम्हारे पास आकर मोरनिया के हालात मालूम करता रहूं। हम मौसोनी शहर के फ्लाइंग क्लब में पहुंच गए। मैंने वहां से एक कार में बैठकर कैनेडी एवेन्यू की तरफ जाते हुए कहा, गुलाम बाकी, तुम यहाँ के बेहतरीन होटल में मेरे और पूमी के नाम के कमरे रिजर्व करवाओ। अपने लिए दूसरा कमरा रिजर्व करवा सकते हो। बहराम गंगूली तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है, लिहाजा तुम कुछ देर के लिए मुझसे अलग रहो। मैं तन्हा उसके अड्डे की तरफ जाऊंगा। मेरे आका, मेरा दिल नहीं चाहता कि आपको वहां तन्हा जाने दूं। क्या मेकअप के जरिए मेरी सूरत नहीं बदल सकती? सूरत बदल जाएगी, फिर भी तुम नीग्रो रहोगे और बहराम गंगूली किसी भी नीग्रो को देखकर बिदक जाएगा। मैंने उसे एक जगह उतार दिया, फिर बहराम गंगूली की तरफ तन्हा जाने लगा। घाट घाट का पानी पीने के बाद इतनी समझ तो ज़रूर आ गई थी कि सीधा उस पते पर नहीं पहुंचना चाहिए, पहले दूर ही दूर से मालूमात हासिल करना चाहिए। लिहाजा मैंने 37 कैनेडी एवेन्यू से बहुत दूर एक जगह कार को छोड़ दिया, फिर पैदल उस तरफ जाने लगा। बहराम गंगूली और उसके आदमी मुझे सूरत शक्ल से पहचान नहीं सकते थे, एक आम राहगीर समझकर नज़रअंदाज कर देते। मैंने एक टैक्सी को रोका, फिर उसे कैनेडी एवेन्यू चलने के लिए कहा। मेरा ख्याल था वो कोई रिहायशी इलाका होगा और वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी। वहाँ पहुँचकर पता चला वो एक कारोबारी इलाका है और 37 की कोई कोठी नहीं बल्कि 10 मंजिला इमारत है। उस पर बड़े बड़े हरूफों से लिखा हुआ था, द ग्रेट इंश्योरेंस कंपनी। मैंने वहां पहुंचकर देखा, अच्छे खासे लोगों का हुजूम था। लोग इमारत के अंदर आ जा रहे थे। वो किसी न किसी मामलात में मसरूफ़ थे। उनमें नीग्रो औरतों और मर्दों की अच्छी खासी तादाद थी। मैंने गुलाम बाकी को मुखातिब करते हुए कहा, होटल में रिजर्वेशन करवाने के बाद 37 में चले आओ। यह 10 मंजिला इमारत है और कारोबारी जगह है। नीग्रो अच्छी खासी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। तुम बेहतरीन सूट पहनकर आंखों पर ऐनक लगाकर चले आओ। मुझसे दूर ही दूर रहना, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हें गाइड करता रहूँगा। मैंने अंदर हॉल में आकर देखा, एक तरफ बड़े बड़े जीने ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, दूसरी तरफ कई लिफ्ट के दरवाजे थे। दीवारों पर बड़े बड़े बोर्ड नस्ब किए हुए थे, जिनमें पहली मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक के दफातर के नाम और उन दफातर में बैठने वाले ओहदेदारों के भी नाम लिखे हुए थे। मैं उन्हें पढ़ने लगा। इस तरह अंदाज़ा हो रहा था कि वो इमारत एक ही कंपनी की मलकियत थी। वहाँ कोई दूसरा कारोबार नहीं होता था। पहले और दूसरे फ्लोर पर इंश्योरेंस पॉलिसी से ताल्लुक़ रखने वाले दफातर थे, जबकि तीसरी और चौथी मंजिल में उसी कंपनी ने एक बहुत बड़ा बैंक कायम किया था। 5वीं मंजिल से 10वीं मंजिल तक मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिसी होल्डर्स और कारोबारियों से ताल्लुक़ रखने वाले दफातर थे। वो तमाम बोर्ड पढ़ने के दौरान मैं अंदाज़ा कर रहा था कि शार्पर की जो तहरीर बजरिया डाक 37 कैनेडी एवेन्यू में भेजी जा रही है वो किस दफ्तर में पहुंचेगी। इस लंबे चौड़े बोर्ड को पढ़ने के दौरान बड़ी बोरियत हो रही थी। बाज़ औक़ात ऐसा उकता देने वाला काम भी करना पड़ता है, आखिर नतीजा अच्छा ही निकलता है। फिर मुझे 10वीं मंजिल पर बहराम गंगूली का नाम नज़र आ गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो हमसे छुपता फिर रहा है और ख़ास तौर पर मशीन को छुपाता फिर रहा है, उसका नाम यूं जली हरूफों में 10वीं मंजिल के खाने में नज़र आएगा। एशियाई ममालिक में जो लोग पॉलिसी होल्डर्स थे और इस इंश्योरेंस कंपनी से या उसके बैंक से कर्जा लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे थे, उन एशियाई लोगों का ताल्लुक 10वीं मंजिल से था और वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहराम गंगूली था। ये सोचकर खोपड़ी घूम जाती थी कि बहराम आखिर है क्या चीज़। पहले तो पता चला कोई 2 टके का जादूगर है, लेकिन अच्छा खासा ग्रेजुएट भी है। तनवीमी अमल में अपना सानी नहीं रखता, इसे गैर मामूली उलूम हासिल करते रहने का खब्त है, इसीलिए टेलीपैथी सीखने के लिए दीवाना हो रहा था। लेकिन मौसोनी शहर में एक इंश्योरेंस कंपनी से उसका ताल्लुक होगा और वो एशियाई ममालिक के पॉलिसी होल्डर्स और बिजनेसमैन अफराद से ताल्लुक रखता होगा। ये मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि ये मामलात जुराइम की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पुमी हेलीकॉप्टर में आ रही थी। मैंने उसे यहाँ के हालात बताए, फिर कहा, बहराम गंगूली तुम्हें पहचानता है। अपने चेहरे पर हल्की सी तब्दीली कर लो और इस इमारत के अंदर घूमती फिरती रहो। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ हज़ारों अफराद ऊपर से नीचे आते जाते दिखाई दे रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगी। मैं एक जगह आराम से बैठ गया, फिर किंग फर्नांडो से राब्ता कायम करने के बाद पूछा,
मोरीना कहाँ है? अपने बेडरूम में है। क्या द ग्रेट इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हारा कोई ताल्लुक है? हाँ, जब खलीज हडसन से छोटी कश्तियों में हमारा माल जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे माल की जमानत देती है। क्या तुम्हारा एशियाई ममालिक से कोई ताल्लुक है? नहीं। बाय द वे, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरा दुश्मन इसी इंश्योरेंस कंपनी की इमारत में कहीं छुपा हुआ है। 10वीं मंजिल में जो दफातर हैं वो उनका इंचार्ज है और मुझे वहां तक पहुंचने का एक बहाना चाहिए। अरे अगर ये बात है तो पहले कहा होता ना। मेरे एक असिस्टेंट मैनेजर का ताल्लुक बर्मा से है, उसने वहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अपने असिस्टेंट मैनेजर से फ़ोन पर बात करो और उससे मालूम करो इंश्योरेंस पॉलिसी के सिलसिले में कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताए, ताकि इस बहाने में अपने मतलूबा आदमी तक पहुँच सकूँ। फर्नांडो ने फ़ौरन ही रिसीवर उठाकर अपने मैनेजर से राब्ता कायम किया, उससे इंश्योरेंस पॉलिसी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उसने कहा, इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की रकम जमा करवाने का वक्त आ गया है। फर्नांडो ने पूछा, कितनी रकम जमा करोगे? $2000। अपना पॉलिसी नंबर बताओ, मेरा एक आदमी वो रकम जमा करा देगा। तुमसे इस सिलसिले में पूछा जाए तो कह देना। मैंने उसे आगे कहने से रोक दिया। मेरे दिमाग में बात आई, फर्नांडो के असिस्टेंट मैनेजर का ताल्लुक बर्मा से है तो इस सिलसिले में पूमी को पेशकदमी करना चाहिए। मैंने फर्नांडो से कहा, उससे कहो अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई पूछगछ हो तो वो कह दे कि उसने रकम जमा करवाने के लिए अपनी लेडी सेक्रेटरी को भेजा है। ये बात फर्नांडो ने उसे समझा दी। मैंने उससे राब्ता ख़त्म करके पूमी को मुखातिब किया। वो मौसूनी शहर पहुंच गई थी। फ्लाइंग क्लब से निकलकर एक टैक्सी के ज़रिए मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसे मौजूदा हालात समझाए, फिर कहा, तुम उसकी लेडी सेक्रेटरी बनकर 10वीं मंजिल पर जाओगी और किसी न किसी तरह बहराम गंगूली तक पहुंचने की कोशिश करोगी। गुलाम बाकी भी इस इमारत में आ गया था। मैंने कहा, हमसे दूर रहो और ऊपर से नीचे आते जाते घूमते फिरते रहो। थोड़ी देर बाद पूमी पहुंच गई। उसने उम्दा लिबास पहना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। मैंने कहा, तुम ऊपर चलो, मैं आ रहा हूँ। हम मुख्तलिफ लिफ्टों में आगे पीछे 10वीं मंजिल पर पहुंचे। मैं वहाँ के वेटिंग हॉल में बैठ गया, एक रिसाला लेकर पढ़ने लगा। पूमी उस काउंटर पर गई जहाँ रकम जमा करवाई जाती थी। उसने असिस्टेंट मैनेजर की इंश्योरेंस पॉलिसी का कोड नंबर बताया, फिर कहा, मैं बीमे की रकम जमा करवाने आई हूँ। काउंटर क्लार्क ने कहा, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं फ़ाइल लेकर आता हूँ। वो उठकर जाना चाहता था। पूमी ने कहा, एक प्रॉब्लम है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर साहब ने $2000 जमा करवाने के लिए दिए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इसमें $200 कम हैं। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है मैडम, आप पूरी रकम लेकर कल तशरीफ़ ले आएँ। मैं बार बार नहीं आ सकूँगी, ये $200 आइंदा किस्त में अदा कर दूँगी। आप कैसी बातें करती हैं, ये सरासर असूल के ख़िलाफ़ है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके इंचार्ज ऐसा करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकेगा ना। मैं मिस्टर गंगूली से मिलना चाहती हूँ। वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं मैडम, $200 की खातिर आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको मायूसी होगी। प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मुलाकात करने का मौका तो दें, मैं उन्हें समझा लूँगी। काउंटर क्लर्क इंटरकॉम का बटन दबाना चाहता था। पूमी ने कहा, ज़रा 1 मिनट। क्लर्क ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, $200 बहुत मामूली सी बात है। अगर उनसे ये कहेंगे कि मैं इसके लिए मिस्टर गंगूली से मिलना चाहती हूँ तो मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होगी। आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। उसने इंटरकॉम के ज़रिए अपने मैनेजर से राब्ता कायम किया, फिर कहा, सर हमारे एक पॉलिसी होल्डर मिस्टर कुमार स्वामी की सेक्रेटरी मिस्टर गंगूली से मिलना चाहती हैं। मैनेजर ने पूछा, क्यों मिलना चाहती हैं? उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनसे ही डिस्कस करेंगी। मैं पूमी के ज़रिए हर एक के दिमाग में पहुँचता जा रहा था। मैनेजर ने बराह रास्त बहराम गंगूली से राब्ता कायम किया। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। जब उसे पता चला कोई लेडी सेक्रेटरी मिलना चाहती है तो उसने कहा, भाई किंग फर्नांडो बहुत बड़ा आदमी है, जब उसके मैनेजर की सेक्रेटरी मिलना चाहती है तो आने दो। मैनेजर ने पूछा, सर किस दफ्तर में भेजा जाए? मेरा आदमी आ रहा है, उस सेक्रेटरी को गाइड करेगा। मैंने पूमी को ये बातें बताईं, फिर कहा, मैनेजर ने पूछा था तुम्हें किस दफ्तर में भेजा जाए, इसका मतलब है यहाँ बहराम गंगूली के 1 से ज़्यादा अड्डे हैं। मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा तुम्हारे साथ चलूँगा। जब मैं वेटिंग हॉल से निकलकर पूमी के पास पहुँचा तो एक शख्स उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पूमी जाने लगी। मैं उनसे पीछे कुछ फासले पर था। जब वो लिफ्ट के पास पहुँचे और उस शख्स ने लिफ्ट के दरवाजे को खोला तो पूमी के पीछे मैं भी तेज़ी से अंदर चला आया। गाइड करने वाले ने सवालिया नज़रों से देखा। पूमी ने कहा, ये मेरे साथ हैं। मुझे बताया गया है कि आप अकेली आ रही हैं। ये तुम्हारे काउंटर क्लर्क और मैनेजर की गलती है।
गाइड ने मुझे घूर कर देखा, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। उसने एक ऐसे बटन को दबा दिया जिस पर UG लिखा हुआ था। मैंने उसके दिमाग से मालूम किया UG का मतलब अंडरग्राउंड था, यानी वो हमें ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे कहीं लेकर जा रहा था। यह बात मैंने पूमी को बता दी। फिर गुलाम से कहा, वापस मेरी कार की तरफ जाओ और उसे लेकर इमारत के सामने कहीं पार्किंग एरिया में इंतज़ार करो। हम जल्दी आ सकते हैं या हमारी वापसी में देर भी हो सकती है। मैं तुमसे बाद में राब्ता कायम करूंगा। लिफ्ट एक जगह पहुंचकर रुक गई। गाइड हमारी तरफ देखे बगैर खुले हुए दरवाजे से गुजरता चला गया। वो दरवाज़ा इसी तरह खुला रह गया था। हम थोड़ी देर वहाँ खड़े दूर तक नज़र आने वाले बड़े से हॉल को देखते रहे थे। वो हॉल ऐसा ही था जैसा कि अमूमन तहखानों में हुआ करता है। दरमियान में कई जगह मोटे मोटे सतून थे। आगे बहुत कुछ नज़र आने वाला था। हम लिफ्ट से निकल आए। हमारे निकलते ही दरवाज़ा बंद हो गया। वो तहखाना गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। वहाँ बहुत सी लकड़ियों की पेटियाँ और टीन के ड्रम रखे हुए थे। 2 मेहराब नुमा दरवाजे दिखाई दिए, जिनके दूसरी तरफ भी तहखाने के दूसरे हिस्से होंगे। हम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। हॉल के दरमियान में वो अटैचियाँ और सूटकेस रखे हुए थे, जिनमें ट्रांसफार्मर मशीन के मुख्तलिफ हिस्से लाए गए थे। ये चीज़ें हमने मिशिगन झील के साहिली इलाके में बहराम गंगुली के पास देखी थीं और वो अब यहाँ नज़र आ रही थीं। मैंने और पूमी ने एक दूसरे को देखा। फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैं शर्त लगाती हूँ ये अटैचियाँ और सूटकेस खाली हैं। जाहिर है वो इतनी अहम मशीन यूं ही तो हमारे हवाले नहीं कर देगा ना। वो सामान एक बड़ी सी ट्रॉली पर रखा हुआ था। हमने अब तक जुबान नहीं खोली थी, दिमागी राब्ते पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो बोली, इन चीज़ों की मौजूदगी बता रही है कि बहराम मेरी असलियत से वाकिफ़ है। पूमी, हमें ज़ुबान से गुफ्तगू करना चाहिए। वो कहीं बैठा हुआ हमारे बोलने का इंतज़ार कर रहा होगा। हमें खामोश पाकर सबसे पहला ख्याल उसे आएगा कि हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे हैं। पूमी ने ज़ुबान से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन सूटकेसेस और अटैचियों में क्या हो सकता है? मैंने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम मुझसे पहेलियां बुझवा रही हो? पता नहीं कहाँ लाकर फंसा दिया है। ये कौन सी जगह है? मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक अगली नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।